तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको राजनीतिक विज्ञान भी आप बोलते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 होने वाला है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, कृष्णा सर तो और आपको सैंपल पेपर करवाइए दिए होंगे, ये मेरे द्वारा करवाया गया दूसरा सैंपल पेपर है जो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये जो सैंपल पेपर है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा जो कल आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 20 मार्च 2023 को। जी हाँ बच्चों, 20 मार्च 2023 को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है कल, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में रिपीट होने के चांसेस है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। और पॉलिटिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है। ठीक है, उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दे रखा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड की है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। ठीक है, यही सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका कल पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। बेसिकली एक क्वेश्चन दे देगा, उसके 4 विकल्प आपको दे देंगे और जो सही विकल्प आपको लगता है उसको सिलेक्ट करके आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है बच्चों वो आपका घरेलू गैस से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर जो है सो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कह लीजिए एक रूल बनाया है यहाँ पर कि जो भी गरीब है यहाँ पर, जिनके पास गैस अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, गांव में जो लोग होते हैं ना कि गांव में चूल्हा पर खाना बनाते हैं, और चूल्हा का जो खाना बनता है ना भैया वो तो एकदम स्वादिष्ट होता है, लेकिन वहां पर पॉल्यूशन बहुत होता है। ठीक है, तो इसीलिए गरीबों को यहाँ पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा बिना किसी यहाँ पर शुल्क के। इस तरह से जो ये योजना चलाई गई इसको उज्ज्वला योजना हम लोग कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डोमेस्टिक गैस यानी कि एलपीजी से रिलेटेड है। आपको कमेंट करके बताना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा क्या है। तो जो विश्व सामाजिक मंच है, इंग्लिश में इसको आप वर्ल्ड सोशल फोरम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चे की विश्व सामाजिक मंच, अरे सर जी का होता है, सर जी तो हमको पता ही नहीं है, तो इसका इंग्लिश पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम। अब आपको क्लिक होगा दिमाग में, अरे सर जी ने बताया था कि वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा स्टेज है, एक मंच प्रोवाइड करवाता है, ये जगह जहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं और वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। अच्छा, WSF की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध होता है यहाँ पर। ठीक है, तो विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा क्या है भैया, नव उदारवादी जो वैश्वीकरण है आपका उसका यहाँ पर विरोध होता है, ये इसका मुख्य एजेंडा है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख ही सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि गठबंधन राजनीति का युग केंद्र में किस वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा सबसे पहले ये समझिए बच्चों कि गठबंधन की राजनीति में गठबंधन क्या होता है। ठीक है, तो गठबंधन का मतलब ये होता है कि जैसे एक पार्टी जो है आपका सरकार नहीं बना पाता है तो कई सारी पार्टियां मिल करके यहाँ पर सरकार बनाती है। ठीक है, अगर किसी एक पार्टी को पूरा वोट नहीं मिला होता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला होता है, तो कई सारी पार्टी मिलकर के क्या करेगी भैया, सरकार बना लेती है। ये होता है गठबंधन का सरकार। ठीक है, और ऐसे ही गठबंधन का सरकार जब बहुत लंबे समय तक चलता है किसी देश में तो उसको बोलते हैं भैया गठबंधन की राजनीति हो रही है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक हो रही है। और भारत में अगर मैं बात करूं तो 1989 से लेकर के
2014 तक हमारा गठबंधन का सरकार चला था। इस दौरान जो भी रूल्स रेगुलेशन जनता के लिए बनाए गए, ये गठबंधन की राजनीति में ही हमें देखने को मिला। ये देख रहे हैं, ये जो बचवा है बहुत खुश हो रहा है कि यार चलो यहाँ पर जो है ये सरकार जो है कानून उनून जो बना रहा है हमारे फायदे के लिए बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख रखा है। खैर, यहाँ पर 2014 में हमें मोदी गवर्नमेंट देखने को मिले, यानी बीजेपी देखने को मिला, और अभी करंट टाइम में रूलिंग पार्टी जो है हमारा वो बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1989। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में जिस तरह से आएगा ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। जाहिर सी बात है, बस लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ऑप्शन वन तो वही है ना। ठीक है, था क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये होमवर्क है आपका कि संयुक्त मोर्चा जो सरकार है उसका गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, तो उसके कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच ईयर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज फॉर्म, तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, यानी अर्सेशन की वैश्वीकरण एक पूंजीवादी प्रक्रिया है जिसका सर्व प्रमुख एवं अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। और कारण क्या कह रहा है भैया कि वैश्वीकरण से सभी को लाभ होता है, चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील हो या अल्प विकसित हो। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ है मामला भैया यहाँ पर। तो पांचवे का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही गलत बोल दिया। और यहाँ कारण क्या कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करता है, तो ये तो थोड़ा ठीक बोला। तो यहाँ पर आपका जो है सो कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा कि ए गलत है, परंतु आर जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन है और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चंस देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो बी वाला है ये आपका पांचवे का करेक्ट आंसर है, और ये जो डी वाला है ये छठे का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन डेट क्या थी भैया, तो डेट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सोवियत संघ का विघटन किस डेट को हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कोई बच्चा अगर कमेंट करके बताता है, कोई भी बच्चा, तो मैं देख पाऊंगा कि आपकी तैयारी वाकई में कितनी है कल के पेपर के लिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस डेट को और किस महीने में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, लास्ट के महीने में ही हुआ था, साल का जो लास्ट का महीना होता है ना, उस महीने में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1991। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से विश्व की साझी विरासत के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, साझी विरासत क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। आप देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारा पूरा दुनिया, एक हाथ के ऊपर ये पूरा दुनिया यहाँ पर दर्शा रखा है। ठीक है, इस पूरी ही दुनिया में इंसानों ने क्या क्या बांट लिया है। इस पूरी दुनिया के अंदर इंसानों ने धरती को तो बांट लिया, मतलब ये जमीन मेरा है, ये देश भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये श्रीलंका है, ये अमेरिका है, इस तरह से करके तो बांट लिया। ठीक है, लेकिन क्या चीजें नहीं बांट पाए इंसान, तो वो है भैया यहाँ पर आपका पानी। पानी आप बोलेंगे सर जी पानी तो बटा हुआ है, तो देखो भाई, पानी वो बटा हुआ है जो आपके देश में है। अब जैसे एक नदी है जो आपका दूसरे देश में जाता है, उसको तो आप रोक नहीं सकते ना, उसको नहीं बांट सकते। समुद्र को तो नहीं बांट सकते आप। यहाँ पर देखिए ये बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, इसको क्या पता कि कौन से देश में है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये तो बच्चा है ना अभी। और उसके आगे चले तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, बर्फे बर्फ है भाई, देख रहे हो कितना बड़ा बर्फ का यहाँ पर पहाड़ है। तो इस तरह से कई किलोमीटर, कई हजारों किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर, इसको भी इंसान नहीं बांट पाए हैं। तो ये सारी चीजें क्या है भैया, ये सारी की सारी चीजें आपका साझी विरासत है, और साझी विरासत के अंदर इन सबको सेफ रखने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी ही पूरी दुनिया की है। ये नहीं कि खाली भारत ही पूरी दुनिया में जो है सो कि प्रदूषण कम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सब मिल करके काम करेंगे ना, तभी पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है, इन साझी विरासतों को बचाया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वापस अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से विश्व की साझी विरासत के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला वाला जो कथन है, पहला स्टेटमेंट है कि धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है, बिल्कुल सही है।
विश्व की साझी विरासत किसी राज्य, पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोलते हैं, तो किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते, मतलब किसी राज्य यानी देश के कब्जे में नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी बात सही बोल रहा है। विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल में उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है। चौथा वाला बात यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अधिक चिंतित है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा वाला जो हमारा स्टेटमेंट था ये गलत था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि भाग्य वधु से चीर प्रतिचित भेंट, जिसको आप ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं, ये भाषण किस नेता के द्वारा दिया गया था, तो ये भाषण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नेहरू जी ये भाषण दिए थे, जिसको यहाँ पर भाग्य वधु से चीर प्रतिचित भेंट के नाम से जाना जाता है, और इसको आप यहाँ पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी बाय पंडित नेहरू, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपको काल के हिसाब से यानी टाइम के हिसाब से इसको सेट करना है, ठीक है। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, दूसरे आम चुनाव, फिर क्या हुआ था, चौथे आम चुनाव, फिर क्या हुआ था भैया, यहाँ पर हमारा हुआ था वीवी गिरी का भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, कांग्रेस आरसीपीआई जो था वो आपका गठबंधन ने आम चुनाव में कई सीटें जीती थी, तो इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, यानी कि जब यूएनओ को बना रहे थे भैया तो उस पर कितने देशों ने साइन किया, तब हमारा यूएनओ को बनाया गया। तो 51 देशों ने साइन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था कि 5 देशों ने यहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन किया, उसके बाद आसियान बन गया, ठीक है। वो 5 देश कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए 51 देशों ने साइन किया था। अब इसके कितने मेंबर है, आपका लगभग 193 मेंबर के आसपास है। एक नया मेंबर भी जुड़ा है, आई थिंक साउथ सूडान करके है वो, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हाउ मेनी कंट्रीज हैड साइंड द यूएन चार्टर, तो वो है 51। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि यूरो मुद्रा किस क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि यूरो जो है आपका यूरोपीय संघ का मुद्रा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इधर ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, बाकी मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि यूरोपीय संघ जो है ना, उन्होंने मिलकर के अपना करेंसी बनाया है जिसको बोला जाता है यूरो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज द यूरो करेंसी रिलेटेड, ठीक है। तो वो रहेगा आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है। आई होप कि आप आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। बेसिकली 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा सेक्शन बी का कि भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है। अब आप बोलेंगे सर जी भूमंडलीकरण क्या होता है, तो देखो भाई भूमंडलीकरण वैश्वीकरण ही है भैया, ठीक है। यहाँ पर उसका पर्यायवाची शब्द दे दिया है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं 85 बार बता चुका हूं कि उसका इंग्लिश जरूर देखा कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का इंग्लिश क्या है कि व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। जैसे ही आप पढ़ेंगे अच्छा ग्लोबलाइजेशन, ये तो वैश्वीकरण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि वैश्वीकरण के बारे में आपको बताना है। तो देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है, या कह लीजिए भूमंडलीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, जैसे वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में जाना, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में आना व जाना, विचारों का एक देश से दूसरे देश में जाना या पहुंचना कह सकते हैं, संस्कृति का हस्तांतरण, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई फोन होगा ना, एमआई का, वीवो का, रियलमी का, तो ये आपके हाथ में कैसे आया भैया, ये वैश्वीकरण के कारण यानी भूमंडलीकरण के कारण ही आया। 1991 के अंदर हमने वैश्वीकरण को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। उसके बाद बाहर की कंपनी आई हमारे देश में सामान बनाने लग गई, बेचने लग गई। जैसे एमआई हो गया, एमआई अपना फोन बेचने लग गया, ठीक है। वीवो हो गया, ये अपना फोन बेचने लग गया। शाओमी हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सारा फोन यहाँ पर बिकने लग गया। न केवल फोन, यहाँ पर जो भी बाहर के प्रोडक्ट है, दूसरे देश के प्रोडक्ट है, वो इंडिया में बिकने लग गए और इंडिया के भी प्रोडक्ट बाहर बिकने लग गए। सब कैसे पॉसिबल हो पाया, यहाँ पर
वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण के कारण। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि WSF क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखिए एवं इसकी पहली बैठक कहां हुई थी। देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन जोड़ करके पूछ लिया है। पहले WSF है क्या ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि इसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म लिखिए, और तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी पहली बैठक कहां हुई थी। तो यहाँ पर समझिए, देखिए WSF क्या है भैया, यह एक मंच है जहां वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है विश्व के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा, यानी दुनिया भर से लोग जाते हैं और यहाँ पर वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। और 2001 में ब्राजील में पोर्टो अल्गेरो में इसका पहला बैठक हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 15वां क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी क्या है, इसका संबंध किस देश से है। तो शॉक थेरेपी क्या है भैया, शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना। अब इसका मतलब थोड़ा और अच्छे से समझिए, थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए जैसे ही USSR टूटा आपका 1991 के अंदर 15 गणराज्यों के अंदर, ठीक है, 15 गणराज्यों के अंदर USSR टूट गया। अब अलग अलग देश बन गए। अब इन सब देशों को चाहिए था भैया पैसा, तो ये सारे देश वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास गए कि भैया हमें पैसा दे दीजिए ना, ठीक है, हमारा देश बहुत गरीब है, अभी नया नया आजाद हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, अब वहाँ दबदबा किसका चलता है, वहां पर अमेरिका का दबदबा चलता है। तो वहां पर वर्ल्ड बैंक और IMF अमेरिका से पूछे कि इनको पैसा दे दे, तो अमेरिका बोला देखो पैसा तो तुम दे दो, लेकिन इन सबको बोलिए कि आप अपना नीति बदलिए पूरा, जो अभी तक आप लोग अपना पुराना नीति यहाँ पर चलाते हुए आ रहे थे, सोवियत संघ वाला नीति, उसको चेंज करो भैया, और कैपिटलिस्ट बनो, यानी कि पूंजीवाद की ओर बढ़ावा अपना दो इकोनॉमी को, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स को जगह दो, ठीक है। ये सारा अगर शर्त मानते हो तो पैसा ले लो। तो यहाँ पर इसीलिए शॉक थेरेपी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अमेरिका ने क्या किया, एक हाथ से तो यहाँ पर मलहम लगा रहा है और दूसरे हाथ से थप्पड़ मार रहा है, कि भैया एक हाथ से थप्पड़ मार दिया, दूसरे हाथ से मलहम लगा दिया, यानी कि पहले आघात पहुंचा दिया। आघात कैसे पहुंचाया कि उनका पूरा का पूरा यहाँ पर वो चेंज करने को बोला, इकोनॉमी जैसे चल रहा था पहले का वो चेंज करो भैया, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को जगह दो, कैपिटलिस्ट बनो, पूंजीवादी बनो, ठीक है। ये जो साम्यवादी थे उसको छोड़ दो, और दूसरे हाथ से यहाँ पैसा दे रहा है कि चलो हाँ ले लो, इधर कोई बात नहीं, पैसा ले लो। तो इसीलिए यहाँ पर शॉक थेरेपी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, जो चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी था कि इसका संबंध किस देश से है, तो सोवियत संघ से है, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो शॉक थेरेपी क्या है भैया, यहाँ पर पहले एक थप्पड़ मार दो और दूसरी तरफ से इलाज कर दो, यानी आघात पहुंचा करके उपचार करना। यहाँ पर मैं किसी भी कंट्री का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, एक टीचर होने के नाते सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके नमन है, ठीक है। और शॉक थेरेपी किस कंट्री से रिलेट करता है, तो सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है कि 1975 के आपातकाल से मिले कोई 2 सबक लिखिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप काम करते हैं तो उससे आपको सबक मिलता है। मान लीजिए कि आप बिना मम्मी से पूछे बाजार में चले गए और कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है। अब आप कपड़ा खरीद रहे हैं, वहां पर मान लीजिए कि कपड़ा खरीदने गए और एक टी शर्ट आपको पसंद आ गया। अब वो टी शर्ट का वाला बोल रहा है कि ये टी शर्ट मैं आपको दूंगा 300 रुपए में। वो आप 300 रुपए में खरीद करके लेके आ गए। अगले दिन आप मम्मी को लेकर के गए बाजार में, एक टी शर्ट और खरीदना है आपको। अब वापस से वो बोला कि ये टी शर्ट भी मैं 300 में दूंगा, ठीक है। मम्मी क्या बोलेगी, 300 में भैया जी यहाँ पर मैं 50 रुपए दूंगी इस टी शर्ट का, दे रहे हो क्या। आप अपना मुंह छुपाते हो फिर अरे मम्मी ने क्या बोल दिया है, 50 रुपए में कौन टी शर्ट देता है, और वो दे भी देता है यहाँ पर 50 रुपए में। समझ में आया। तो आपको इससे क्या सबक मिला कि जब भी कपड़ा खरीदने जाओ मम्मी को जरूर लेकर के जाओ, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर ऐसे ही समझाने के लिए बताया जस्ट आपको कि यहाँ पर देखो 1975 में जो आपातकाल लगा उससे हमने कुछ सबक सीखा कि आगे हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है।
वही बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। यानी भारत की जो लोकतंत्र था, हमारा जो डेमोक्रेसी है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, वो तो हमें पता चल गई थी। और भारत के लोकतंत्र को जो दबाने का, खत्म करने का प्रयास किया गया था, वो नहीं हो पाया। जल्दी ही जो कामकाज था वो लोकतंत्र की राह पर लौट आया, और इस प्रकार से भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपातकाल के सबक के बारे में लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट एनी 2 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी 1975। तो आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अगर बात करें सत्ता के नए केंद्र की, यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की, तो यहाँ पर आप यूरोपीय संघ के बारे में लिख सकते हैं, आसियान के बारे में लिख सकते हैं, दक्षेश यानी कि सार्क के बारे में लिख सकते हैं, ब्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं। ये सारे के सारे सत्ता के नए केंद्र है भाई। इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच आर द न्यू सेंटर ऑफ पावर एट प्रेजेंट एक्सप्लेन। तो यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता के समय देश को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, अगर बात करें स्वतंत्रता के समय की, ये बात कब की हो रही है, 1947 की बात हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने क्या क्या थी। तो पहली जो बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, वो थी देश को एकता के सूत्र में बांधने की। क्योंकि जो हमारा देश छोड़ करके गए थे ना अंग्रेज लोग, 565 रजवाड़ों के अंदर, रियासतों के अंदर, या कह लीजिए प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। उसको एक भारत बनाना था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाया, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और मैं तो भाई लेजेंड बंदा मानता हूं, उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, इतने लेजेंड बंदे थे, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था भैया, लोकतंत्र को स्थापित करना, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या था भैया, समग्र विकास करना। समग्र विकास का मतलब होता है ऐसा विकास करना जिसमें केवल ऊंचे तबके के लोगों का या ऊंची जाति वाले लोगों का विकास ना हो, नीची जाति वाली या फिर कह लीजिए कि आदिवासी लोग जो होते हैं उन सब का, यानी पूरे देश का विकास हो। ऐसा विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे। क्योंकि देखो भाई, बात हो रही है 1947 की, आज के टाइम पे तो बात हो नहीं रही है। 1947 में जातिवाद, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो इसलिए ये 3 जो मुख्य समस्याएं थी, आप लिख सकते हैं, जो उस टाइम पे स्वतंत्रता के समय देश के सम्मुख आई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। उसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया, वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना भाई, यूरोपीय संघ के बारे में जो चीजें भी आपको पता है वो चीजें यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में यूरोपीय संघ बना था, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो गया राजनीतिक संगठन के रूप में, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, और यूरोपीय संघ एक राज्य की भांति, जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है, ऐसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर एक राज्य की बात क्यों कर रहा है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो एक देश की भांति, एक देश की तरह अपना यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना फ्लैग है, अपना राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, अपना इस्टेब्लिशमेंट डेट है या कह लीजिए ईयर है, स्थापना दिवस है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यूरोपीय संसद के गठन के कारण एक मुद्रा है उनकी, यूरो नाम का करेंसी है उनका, समान विदेश नीति है, एक जैसा फॉरेन पॉलिसी है यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों का, ठीक है, सुरक्षा नीति है, न्याय एवं घरेलू मामलों पर आपसी सहयोग है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब मैंने 2019 में जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, तो आई थिंक मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, और अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लोगे तो पिछले 10 साल में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। और यहाँ पर मोटा मोटा चीज मैंने आपको बता दिया, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। एक बच्चा मेरे से कमेंट में पूछ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस में बना बना करके लिख सकते हैं क्या, तो मैं उसको रिप्लाई किया, बिल्कुल भाई बना करके लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन जो है
आपका जो पूछ रहा है उसका आंसर लिखते वक्त आपको एनसीईआरटी को नहीं भूलना है, ठीक है। एनसीईआरटी को बेस बना करके आपको लिखना है और बाकी भाषा शैली तो आप अपना खुद का ही रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना करके लिख सकते हो, बस ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है और मुझे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना कैसे, ठीक है। यहाँ पर टीचर जो होता है ना कुछ शब्द देखता है आंसर के अंदर, अगर वो शब्द उसको आंसर के अंदर मिल जाते हैं तो पूरा आंसर वो सही है, अगर वो शब्द नहीं मिलते तो गलत है, ठीक है। तो आपको उन शब्दों तक अपने आंसर को टच करवाना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और इसका आंसर जो लिखना है आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसके आगे चले तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारकों को लिखिए। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान दो देश एक साथ बने, एक साथ दोनों का एक तरह से कह लीजिए यहाँ पर आजाद हुए दोनों देश, भारत तो आजाद हुआ था, पाकिस्तान तो जन्म लिया था। खैर यहाँ पर दोनों देश एक साथ ही यहाँ पर आगे की ओर बढ़े स्वतंत्रता की ओर। और लेकिन आज यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में देखने को मिलता है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश बन करके रह गया जहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाता है। सोचिए, तो ये चीजें आपको यहाँ पर बताना है। कोई भी लीडर वहां पर अपना कार्यकाल, अपना जो पीरियड होता है ना, जैसे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो पूरा ही नहीं कर पाता है। अभी इमरान खान जी आए थे, उनको भी तुरंत हटा दिया गया कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो ऐसा क्यों है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर कुछ कारणों की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं ट्रिपल ए का प्रभाव। यहाँ पर ट्रिपल ए जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रिपल ए बोलेंगे सर जी क्या है, तो ट्रिपल ए का मतलब है अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ठीक है। अल्लाह से मेरा तात्पर्य यहाँ पर अल्लाह भगवान जी से नहीं है, यहाँ अल्लाह भगवान जी को हाथ जोड़ करके नमन है। मैं किसी भी भगवान का या किसी भी धर्म का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में एक बच्चा बोल रहा था कि सर अल्लाह मत बोलिए। यहाँ पर एक मैं आपको ना ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिपल ए का मतलब होता है ट्रिक। ये ट्रिक क्या है भैया, ये मैंने अपने टाइम पे भी यूज किया है। पहला वाला ए है अल्लाह, ठीक है। अल्लाह मतलब कि वहां के जो धार्मिक गुरु है वो उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वहां के धार्मिक गुरुओं का। वहां की जनता को ये जो धार्मिक गुरु जो भी बोल देते हैं कि हाँ ये चीज सही है ये चीज गलत है, तो वहां की जनता उसी चीज को मान लेती है। एक ये कारण है कि वहां पर लोकतंत्र अभी तक कमजोर है, लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। दूसरा ए का मतलब है आर्मी। आप देखेंगे वहां पर गवर्नमेंट को जितना पावर नहीं मिला हुआ है उतना पावर तो आर्मी के पास है। तो आर्मी वहां पर पूरा कंट्रोल रखती है, ज्यादातर समय वहां पर आर्मी का ही शासन, आर्मी रूल ही हमें देखने को मिला है। तो एक ये कारण है कि वहां पर डेमोक्रेसी क्या है, वीक है, हमारा कमजोर है। और तीसरा ए का मतलब है अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक है। बाहर के जो देश है उनको भी फायदा होता है जब पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है, लोकतंत्र यहाँ पर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अगर वहां पर आर्मी कंट्रोल करेगी तो अमेरिका ज्यादा से ज्यादा वेपन बेच पाएगा पाकिस्तान को, उससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट होगा। ना केवल अमेरिका, पश्चिमी देश आप कह सकते हैं, बाहर के जो पश्चिमी देश है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र हो ही ना, जिस कारण से उनका फायदा होता रहे, वो अपना ज्यादा से ज्यादा वेपन वगैरह ये सब जो है ये बेचते रहे और फायदा कमाते रहे। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। अगला यहाँ लिख सकते हैं चमत्कारी नेताओं का अभाव होना। जैसे आप इंडिया में देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ऐसे लेजेंड लोग हमें देखने को मिले भारत के अंदर, लेकिन वहां पर ऐसा कोई देखने को ही नहीं मिला। तो एक ये भी कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र यहाँ पर कमजोर है। अगला विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, मैंने अमेरिका वाले पॉइंट में आपको बता दिया। उसके अगला आप लिख सकते हैं राजनीतिक दलों का भ्रष्ट होना। वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है ना, जो भी कह लीजिए, कोई सा भी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, सब के सब करप्ट है, सब के सब। अगर यहाँ पर मान लीजिए कितना रुपया, 100 रुपया मान के चलता हूँ, चलिए 100 रुपया आता है ना जनता के लिए, तो 2 रुपए जनता को मिल पाता है, बाकी 98 रुपीज वहां का जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो डकार जाता है। इतना ज्यादा करप्ट है। और वहां की आर्मी तो बहुत ज्यादा करप्ट है भाई। आप कोई भी न्यूज चैनल या न्यूज का आर्टिकल लेकर के देख लीजिए, 85 एलिगेशंस लग चुके हैं वहां के आर्मी के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गूगल पर सर्च करके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, जितना वर्ड लिमिट बोल रखा होगा आपको तुरंत वहां पर 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राइट द रीजंस फॉर वीकनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर ग्रेटर इंपैक्ट ऑफ ट्रिपल ए, लैक ऑफ जैसो कि कह लीजिए जो हमारे लीडर्स रहे हैं पॉलिटिकल लीडर, उसमें से जो अच्छे वाले लीडर होते हैं वो नहीं थे वहां पर। और क्या है भैया, फॉरेन फोर्सेस का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है इसके अंदर, करप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस कारण से वहां पर एक कह सकते हैं डेमोक्रेटिक जो चीज होना चाहिए वो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है।
तो वहां लोकतंत्र की जड़ें कमजोर है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है कि बदलती परिस्थितियों में प्रभावी एवं सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया व ढांचे में सुधार के कौन कौन से प्रस्ताव सुझाए गए हैं। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यूएनओ की बात कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, वहां पर चेंज की जरूरत है। जैसे आप देखेंगे कि पहले के जमाने में जो टीवी हुआ करता था वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। ठीक है, ये मोटे मोटे टीवी हुआ करता था। ठीक है, इस तरह का। लेकिन अब के जमाने में कलरफुल टीवी, एंड्रॉइड टीवी, इस तरह से टीवी आने लग गए ना, तो यहाँ पर चेंज हुआ, जब भी तो आज के टाइम पे भी लोग टीवी खरीदते हैं। लेकिन यूएनओ के अंदर तो चेंजे नहीं हो रहा है भाई। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यूएनओ को बदलना चाहिए। तो आप क्या मतलब आपको क्या क्या लगता है कि यूएनओ के अंदर क्या क्या बदलाव होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो बदलाव होना चाहिए वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। जैसे 15 टोटल तो मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 जो है स्थायी है और 10 जो है अस्थायी है। तो ये जो 5 स्थायी सदस्य है यानी कि परमानेंट मेंबर है, उसको चेंज करना चाहिए, 7 या 8 कर देने चाहिए। इंडिया जैसे देशों को, जापान जैसे देशों को भी शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो एक ये चीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भैया, वीटो पावर, निषेधाधिकार को समाप्ति कर देनी चाहिए। जो वीटो पावर है ना, बहुत बेकार है भाई, इसको खत्म कर दो। इसी के कारण यूएनओ का अस्तित्व कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यूएनओ का वैल्यू कम हो जाएगा बहुत हद तक। क्यों? उसका मेन कारण है वीटो पावर। तो कहीं ना कहीं वीटो पावर को हटा देना चाहिए। अगर हटा नहीं सकते तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीटो पावर दो, ताकि वो भी तो वहां पर कंट्रीब्यूट कर सके। और क्या करना चाहिए, विकसित देशों के प्रभाव को समाप्त करना चाहिए। अमेरिका जैसे जो देश है या वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके जो दबदबा यूएनओ के अंदर देखने को मिलता है, उसको कम करना चाहिए। कार्य प्रणाली को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, ज्यादा डेमोक्रेटिक रूप से काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सुधार के कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इन्हीं को एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन क्या है कि शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो शक्ति संतुलन वह व्यवस्था है जिसमें निरंतर प्रयास रहता है कि कोई देश अधिक शक्तिशाली बनकर वर्तमान संतुलन को बिगाड़ ना दे। यानी कि कोई देश इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि जो करंट टाइम में जो यहाँ पर संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाए। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका या कोई एक देश ऐसा हो जाए जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो सभी देशों को उसके सामने झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी देशों के पास इतना पावर होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई दूसरा देश उसके ऊपर दबदबा ना बना पाए। ठीक है, तो इसी को ही शक्ति संतुलन कहते हैं। अब इसे कैसे कायम कर सकते हैं? अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर आप अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत बढ़ा करके, यानी अपना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए, तभी आप शक्ति संतुलन को कायम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, हाउ डज अ कंट्री मेंटेन इट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर आप यहाँ पर देख सकते हैं और कैसे मेंटेन कर सकता है, अपना मिलिट्री को इंक्रीज करके, उसका मिलिट्री यानी जो अपना आर्मी है उसका पावर इंक्रीज करके, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ होता है उससे यहाँ पर बैलेंस, पावर बैलेंस जिसको आप कह लीजिए या बैलेंस ऑफ पावर कह लीजिए, उसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप 23वां क्वेश्चन क्या है कि पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जो पंजाब का समझौता हुआ था उसके प्रमुख जो प्रावधान थे उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पंजाब का जो समझौता हुआ था, ये हुआ था इसके अंदर कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। ठीक है, पंजाब हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने के लिए आयोग की नियुक्ति की गई थी कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया जाएगा। उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमेटी टाइप का बनाया जाएगा। ठीक है, और क्या बात हुई थी कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी बंटवारे हेतु न्यायाधिकरण गठित किया जाएगा। यानी कि नदी जल बंटवारे को लेकर के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। खास करके हरियाणा और पंजाब के बीच में तो बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलता है। तो उस चीज को भी यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ये बात हुई थी पंजाब समझौते के अंदर। और क्या बात हुई थी? पंजाब में उग्रवाद प्रभावी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जो भी उग्रवादियों के द्वारा प्रभावित हुए, जिनके
घर में प्रॉब्लम हुई है उग्रवादियों के द्वारा, उनको मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा ताकि वो आगे सर्वाइव कर सके। तो ये पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर डी, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैप और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है और इसके आगे के जो सेक्शन है इस सैंपल पेपर के अंदर, उसको हम लोग करेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले, जैसे कि अभी इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।